समझो आप लोग, ये आपका पहला टॉपिक शुरू हो रहा है ना। देखो तो पहले समझते हैं व्हाट इज द साइटोलॉजी, क्या आपका साइटोलॉजी है क्या ना। देखो तो यहाँ पर जो आपका साइटोलॉजी टर्म है क्या, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एक आपका साइको है और वन आफ्टर लॉजी। क्या साइटोलॉजी टर्म आर मेड अप ऑफ टू वर्ड, वन साइटो और एक आपका क्या है लॉजी। तो साइटो मीन्स क्या होता है, तो साइटो मीन्स आपका होता है सेल, साइटो मीन्स क्या होता है सेल, राइट। और लॉजी मीन्स क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजी मीन्स क्या आपका होता है स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल, क्या स्टडी ऑफ सेल, राइट। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। समझ आ गया, क्या स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, मतलब कि सेल के अध्ययन को, किसके, सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। इसको डाउट है, समझ आया कि नहीं, समझ आया, हिंदी बताना पड़ेगा, सही है इनसे ना, हाँ कर देना। स्टडी ऑफ सेल, राइट, सेल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। अब ध्यान समझना, साइटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, क्या बोलेंगे हम इसको, सेल बायोलॉजी। बात में आएगा क्या, साइटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, क्या साइटोलॉजी को लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, एक वैज्ञानिक है जिसको लोग बोलेगा फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात होती है, क्या होती है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, राइट। देखो तो फादर ऑफ हम बात करते हैं साइटोलॉजी की, तो आपके कौन है, रॉबर्ट हू, क्या है, रॉबर्ट हू, राइट। रॉबर्ट हू इज कॉल्ड फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्या, रॉबर्ट हू इज कॉल्ड फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब रॉबर्ट हू को तो साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। बिकॉज क्यों, बिकॉज फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड या फिर ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हू, क्या फर्स्ट टाइम सेल वाज ऑब्जर्व्ड क्या बाय द रॉबर्ट हू, सो इट इज कॉल्ड क्या, फादर ऑफ साइटोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। समझ आ गया, अब समझो तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या पूरा मिलाकर, देखो तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है सेल की, बात कुछ नहीं, हम यदि बात करते हैं साइटोलॉजी की ना। देखो तो साइटोलॉजी में आपको पढ़ना है दो टॉपिक, एक तो आपको पढ़ना है इसके बारे में, एक आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट, ऑफ सेल ऑर्गेनेज। क्या पढ़ना आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेज पढ़ना, मतलब कि सेल ऑर्गेनेज जो होंगे उसका कैसा आपका होगा स्ट्रक्चर, उसका क्या होगा फंक्शन। और एक आपको क्या पढ़ना है जी, सेल डिवीजन, क्या पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है। बात समझ गया, तो क्या साइकोलॉजी में आपको दो टॉपिक को कवर करना है, पहला आपको पढ़ना पड़ता है क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेज, एंड दूसरा आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सेल डिवीजन। समझ आ गया, अब टॉपिक बढ़ा देखो। अब अगर हम इतना बात हम जानते हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजी, और अभी तो इसमें पहला आपका हेडिंग क्या होता है, तो व्हाट इज द सेल, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, व्हाट इज द सेल, सेल है क्या। देखो तो पहला आपका हेडिंग क्या जाएगा, सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल आपका है क्या ना। अब देखो क्योंकि हम लोग यूएससी में आ गए, हम लोग आ गए ग्रेजुएशन में, तो हम लोग हिंदी वर्ड का यूज नहीं करेंगे ना। अंग्रेजी हम लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप लोग का जो हफ्ता पढ़ोगे ना, तो जब वही वर्ड आपका क्या होता है रिपीट होने लगेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका आने लगेगा। इसमें आप लोगों को डाउट नहीं है ना। आप देखो तो सेल की लोग बात कर रहे हैं, राइट। देखो तो सेल, अब आपका पहला आपका हेडिंग क्या आ जाएगा, सेल। समझते हैं, देखो अब सेल में पहला हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कवरी ऑफ सेल, राइट, मतलब सेल का खोज के बारे में पढ़ेंगे, राइट।
देखो तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या बोलेंगे कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। क्या सेल वाज डिस्कवर्ड बाय किससे, तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बात में आ गया, सेल को मतलब किसने खोज किया, रॉबर्ट हुक ने खोज किया। क्या सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, मतलब कि सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब जो कब किया था तो हम यहाँ बोलते क्या, इन 1665 या इन 1665 में 1665 में किया था। कहाँ किया था, तो इन कार्क सेल। तो अब जो कार्क होता है ना, कार्क आपका क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ डाइड सेल। ये कौन सा सेल है जी, डाइड सेल, की मृत कोशिका है। समझ में आ गया। तो सेल की डिस्कवरी में पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द कार्क सेल। क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, डाइड सेल लिखेंगे। मतलब कि सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में किया। कहाँ किया, कार्क सेल में किया। बस में नहीं आ गया इतना पॉइंट। अब देखो पॉइंट नंबर 2 आ जाओ, हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब जो रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था ना, तो रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक रिटेन ए बुक, रॉबर्ट हुक क्या राइट ए बुक या फिर रिटेन नहीं लिख सकते, क्या रिटेन ना, उन्हें क्या बोला कि रॉबर्ट हुक रिटेन, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, लिखा। किसको लिखा, तो रॉबर्ट हुक रिटेन ए बुक। आपके बुक का नाम बहुत ध्यान है, रॉबर्ट हुक रिटेन ए बुक। इनके बुक का नाम क्या था जी, इनके बुक का नाम आपका क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या था, माइक्रोग्राफिया। बात समझ आ गया। क्या रॉबर्ट हुक रिटेन ए बुक, क्या नेम क्या होगा आपका, माइक्रोग्राफिया। मतलब रॉबर्ट हुक ने ये बुक को लिखा, ये बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। पसंद आ गया। अब देखो इसी माइक्रोग्राफिया बुक में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्क्राइब द सेल। क्या डिस्क्राइब द सेल, क्या डिस्क्राइब द सेल। सेल का डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया था इन्होंने, किसका, इन माइक्रोग्राफिया बुक। आपको ध्यान देना है, क्या हमने बोला कि डिस्क्राइब द सेल, कहाँ, इन माइक्रोग्राफिया बुक। इसी माइक्रोग्राफिया बुक में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल का आपका डिस्क्रिप्शन किया था, सेल के बारे में लिखा है, उनको पता। समझ में आ गया। अब देखो अगला पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखो जब रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने जब सेल के बारे में आपको बता दिया सब कुछ, और जब इनका क्या हो गया, रॉबर्ट हुक का क्या है कि मृत्यु, राइट। इनकी मृत्यु के बाद जब अनेकों वैज्ञानिक सेल के बारे में डिस्कवरी करते हैं, उन्होंने वो ये पाते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मतलब क्या, कार्क सेल में, इसमें कार्क सेल में जिसको नाम आपको क्या, कार्क सेल में जिसको सेल नाम दिया था, सेल नाम दिया था, वो आपका क्या, इट डज नॉट सेल। क्या, विच आर डज नॉट सेल, डज नॉट सेल। हमें क्या, हमने क्या कहा, हमने कहा कि रॉबर्ट हुक, क्या रॉबर्ट हुक gave the cell name in the कार्क सेल, क्या which are not सेल। अगर रॉबर्ट हुक ने कार्क सेल में जिसको सेल का नाम दिया था, राइट, वो आपका सेल नहीं था, वो आपका क्या था, तो इट इज सेल वॉल, वो आपका क्या था, सेल वॉल था। बात समझ आ गया। क्या रॉबर्ट हुक ने कार्क सेल में जिस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया, तो आपका सेल नहीं था, वो आपका क्या था जी, सेल वॉल था। तो निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष ये हुआ, हम लोग का कंक्लूजन ये प्राप्त हुआ कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल वॉल।
रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? सेल वॉल का खोज किया, सेल का डिस्कवरी नहीं किया। अब समझ आया एक पॉइंट, तो सेल वॉल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। बात समझ आ गया। लेकिन यदि आपके एग्जाम में पूछेगा कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो हम लोग नाम लिखेंगे रॉबर्ट हुक का ही। क्या यदि आपके एग्जाम में पूछे क्या कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो नाम आपका क्या होगा? रॉबर्ट हुक होगा। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल, तो भी आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। दोनों का आपका आंसर क्या होगा? एक ही होगा ना, अलग नहीं होगा। अब ध्यान से मैंने थोड़ा ध्यान से देखो, जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल आर नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या होता है जी? नॉन लिविंग होता है, राइट, मतलब तो निर्जीव होता है। वेयर इज वो सेल आपका क्या होता है जी? लिविंग होता है। सेल क्या होगा? लिविंग होता है, और सेल वॉल आपका क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। तो वैज्ञानिक लोग जब इनके बारे में अध्ययन किए तो उन्होंने देखा कि रॉबर्ट हुक ने कार्क में जिस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया था ना, वो आपका क्या था? नॉन लिविंग था। यदि वो सेल होता तो आपका क्या होता? लिविंग होता, और नॉन लिविंग था तो आपका क्या था? सेल वॉल। मतलब नहीं आ गया। क्योंकि एक पॉइंट तुम्हें ध्यान से हमने कहा कि डिस्कवरी किसने किया था? कार्क से किया था। आप जानते हैं कार्क क्या होता है? देखो, स्मॉल पीस ऑफ वुड, क्या? स्मॉल पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी के छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं? कार्क करते हैं। अब सिंपल सी बात है, यदि लकड़ी रहेगा तो आपका कौन सा सेल होगा? प्लांट सेल होगा। और कौन सा सेल है? डाइड होगा। और प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वहां पर सेल तब नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ सेल। चौथा पॉइंट क्या था? हम यहाँ लिखेंगे चौथा पॉइंट। देखो, मतलब निष्कर्ष ये निकला कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया? सेल वॉल का खोज किया। तो अब हमको ये समझना है कि एक्चुअली में क्या? एक्चुअली में सेल का डिस्कवरी किसने किया? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? एक्चुअली, एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में ना। एक्चुअली सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल वाज discovered by right? एक्चुअली मतलब होता है कि वास्तव में ना, वास्तव में सेल का खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बाय एंटोनी वान ल्यूवेन। हाँ, क्या हमने क्या बोला कि एक्चुअली सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ, मतलब कि वास्तव में सेल का खोज किसने किया? तो वास्तव में सेल का खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने किया था। समझ आ गया? और इन्होंने क्या किया था? आपको ध्यान देना पड़ेगा एक पॉइंट यहाँ पर, क्या इन्होंने लिविंग सेल की खोज किया था। यहाँ पर कौन सा सेल आपका था? डाइड सेल था। और ये आपका क्या था जी? लिविंग सेल की खोज किया था। और उस लिविंग सेल का नाम क्या था जी? तो बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया। बात में आ गया? कब किया था? इन्होंने खोज किया था इन 1674। बात में आ गया? तो क्या बोलेंगे कि एक्चुअली सेल वाज डिस्कवर्ड बाय क्या? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। कब? तो इन 1674। किसका खोज किया? तो इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया विच आर द लिविंग सेल। आपका क्या था? लिविंग सेल था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि हु डिस्कवर द बैक्टीरिया, क्या हु डिस्कवर द बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया का खोज किया, तो आपका नाम क्या होगा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। क्या होगा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ डिस्कवर द बैक्टीरिया। So this region Anthony van Leeuwenhoek is called क्या? Anthony van Leeuwenhoek। क्या Anthony van Leeuwenhoek क्या? called father of bacteriology। क्या? फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, बट हम इनकी बैक्टीरियोलॉजी, राइट। डिस्कवरी किसने किया बैक्टीरिया का? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने किया। सिंपल सी बात है। इसीलिए क्या? इसीलिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ को बैक्टीरियोलॉजी, क्या? बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान, क्या? जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है।
बस समझ नहीं आ गया। अब आप ध्यान से हमारे तो अब आप लोगों का एग्जाम का जो पैटर्न है चेंज है, करिए आप लोगों को अब रिटेन नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, एमसीक्यू करना है। नहीं करेंगे सर, खाली बता दे कि पेपर होने वाला है दिसंबर। हाँ तो शायद जहाँ तक आशा है आपका जो पेपर होगा ना वो रिटेन नहीं होगा। अब आपका क्या होगा, एमसीक्यू पेपर होगा, क्योंकि इस बात से जो नया भी आपका हुआ था पेपर लागू हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे एग्जाम में दिए थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुमका रिटन पेपर हुआ था, आपको देखना था उसमें आंसर दिया आपको क्या आपका क्वेश्चन दिया था। लेकिन जब उन लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, बच्चे हो रहा है राइट, तो उस समय क्या है, उस समय उनका अब एमसीक्यू हो रहा है, अब उनका रिटेन नहीं हो रहा है ना। तो आप लोग ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर दो चीज़ को अभी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा हम लोगों को पता नहीं, लेकिन वो कभी भी चेंज हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। तो आप लोगों को एमसीक्यू और रिटेन दोनों की तरफ से पढ़ना है। अगर तो एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा तो बड़ा हार्ड है, रिटेन होता है, अगर रिटेन 5 नंबर का है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तब आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में आपको लिखना नहीं है कुछ, आपको क्या करना है, टिक लगाना है, वहाँ पर आपका सीधे का पूरा नंबर कर दिया जाएगा। तो फिर रिटेन में आपको क्या था 5 नंबर का है, तो रिटेन में आपको 2-3 नंबर मिलता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट डिस्कवरी आप सेल में, हाँ तो ये आपका क्या होगा, डिस्कवरी आप सेल हो गया। अब आगे देखिए, इंग्लिश थोड़ा सा समझने में आप लोगों को 1-2 दिन टाइम लगेगा, तो हिंदी पीछे जाएंगे तो फिर आप पूरा क्या बोलते हैं दबा देगा आपका पूरा सिस्टम, कभी भी आप हिंदी पीछे मत जाइए। अब आपको पूरा क्या करना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर जब भी आपको लिखा जाएगा इंग्लिश में लिखा जाएगा, इसको हिंदी में पढ़ना तो बोल दूंगा, लेकिन लिखने का काम क्या होगा आपका अंग्रेजी में ही होगा, क्योंकि अब आप लोगों को किसमें पढ़ना है, अंग्रेजी में पढ़ना है। यदि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा भी, समझ लेना, तो यदि मैं हिंदी पढ़ा भी दूंगा तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बुक खोलेंगे तो बुक आपको क्या मिलेगा, वहीं अंग्रेजी में मिलेगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दिक्कत होगा। लेकिन आप अंग्रेजी में पढ़े रहेंगे और बुक खोलेंगे तो आपको अच्छे से ये बताएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। देखो जी, तो पहला हम लोग ने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो अगला आपका क्या है, डिफिनीशन ऑफ सेल, डिफिनीशन ऑफ सेल ना, सेल का डिफिनीशन क्या होगा, समझ ध्यान से। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे इस पॉइंट से बोलेंगे क्या कि वी नाउ दैट, क्या वी नाउ दैट all organism are made up of cell which are unicellular और multicellular, मतलब कि सभी जीव किसके बने होंगे, कोशिका के बने होते हैं, चाहे वह एक कोश के जीव अमीबा, पैरामीशियम, जिम्ना से लेकर बहुकोश के जीव सच ए प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन, सभी के सभी किसके बने होते हैं, ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने। बात में क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी जीव किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, विच में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब जो आपके एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुकोश की हो, मतलब चाहे एक कोश की जीव हो चाहे बहुकोश की जीव कोई भी होगा, सबका बॉडी किससे बना होगा, सेल से ही बना होगा, किससे बना होगा, सेल से ही बना होता, तो कोशिका से ही बना होता, तो बना हम सेल सब। देखो जी, तो डिफिनीशन में पहला पॉइंट हमने आपको पहला पॉइंट यही बता दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, बस में क्या सभी जीव किसके बने हैं, सेल के बने हैं। ये पॉइंट आपने देखो, विदाउट सेल, क्या विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल, या फिर लाइफ इज नॉट लिविंग। मैंने क्या बोला कि विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल और नॉट लिविंग, मतलब कि बिना सेल के जो आपका जो लाइफ जीवन वो संभव नहीं है, या फिर जो हम लोग हैं आपका क्या लिविंग नहीं हो सकते हैं। लिविंग तभी होगी और बॉडी किसकी बनी होगी, सेल की बनी होगी, वरना हम लोग क्या आपका क्या देखो जैसे प्लांट होता है, प्लांट देखो कब तक लिविंग है, देखो जो कोई प्लांट होता है ना, प्लांट तभी तक लिविंग होगा, ये मतलब होता है सजीव ना, प्लांट भी सजीव है, लिविंग है, फिर लिविंग तभी तक होगा जब उसके अंदर का सेल जब तक क्या है, लिविंग है, राइट।
यदि इस प्लांट सेल का जो सेल वो आपका क्या गया, डाइड हो गया, तो अब उस प्लांट को हम क्या नाम दे देते हैं जी, वुड कर देते हैं। तब उसको हम प्लांट ऑफ नहीं करते, क्या करते हैं, लकड़ी करते हैं। विकास क्यों करते हैं, क्योंकि उस प्लांट का जो सेल था आपका क्या गया, डाइड हो गया। बात समझ आ गया, जब डाइड हो गया तो उसका नेचर आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग का हो गया। बात समझ आ गया। तो किसी भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को लिविंग तभी तक कहेंगे जब तक उसकी बॉडी का जो सेल हो आपका क्या होगा, लिविंग होगा। यदि उसकी बॉडी के सेल आपके क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे, तो वो आदमी आपका क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग की तरफ कार्य करेंगे। अभी हम लोग हैं, हम लोग क्या लिविंग है, राइट, लिविंग है। तो जैसे ही लेकिन हम लोगों की बॉडी के जो सभी सेल्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, यदि डाइड हो जाएंगे तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, तब एक नॉन लिविंग मटेरियल हो जाएंगे। ऐसा रहेगा, हम लोग तो लिविंग की तरह कार्य नहीं करेंगे। देखो इधर, लेकिन सर आप सेल की बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पहला पॉइंट आपको क्या लिखने पड़ेगा, डिफिनेशन में हमने बोला कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि जो सेल होता है ना, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल को हम लोग जीवन का फंडामेंटल मतलब होता है क्या, मूलभूत इकाई कहते हैं। क्या कोशिका को जीवन का मूलभूत इकाई कहा जाता है। क्या सेल में कोशिका को जीवन का मूलभूत इकाई कहा जाता है। The cell is the fundamental unit of life because all organisms are made up of cell। क्योंकि सभी जीव भी किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। इसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। समझ में आ गया। देखो पॉइंट नंबर 2 में समझना आप लोग, देखो पॉइंट नंबर जो 2 में है वही आपका क्या है, मेन डिफिनेशन ऑफ सेल होगा ना। सेल का आपका मेन परिभाषा क्या है, हम बोलेंगे कि सेल इज स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ हमने क्या बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि कोशिका को जीवन का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कोशिका को जीवन का, लाइफ मतलब जीवन का, आप मतलब का, इसके मतलब क्या होता है, संरचनात्मक, इसके मतलब क्या होता है, क्रियात्मक, इसके मतलब क्या होता है, इकाई ना। तो कोशिका को जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जबकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी को डाउट है नहीं, और समझो यही आपका क्या है, दिस इज द मेन डिफिनेशन ऑफ द सेल, यानी आपका परिभाषा क्या कोशिका का मुख्य डिफिनेशन है। अब समझो एक पॉइंट हमने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दो वर्ड है, एक आपका क्या है, स्ट्रक्चरल है, और एक आपका क्या है, फंक्शनल है। हमको समझना है कि व्हाई वी यूज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वर्ड इन द डिफिनेशन ऑफ सेल। मतलब कि हमने कोशिका के परिभाषा में स्ट्रक्चर और फंक्शनल शब्द का यूज क्यों किया, तो समझो क्यों किया। अभी मैंने आपसे कहा ना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, राइट, सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, बॉडी का फॉर्मेशन मतलब निर्माण किससे होता है, सेल से होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट करते हैं। पता नहीं क्या। नेक्स्ट आपका क्या है, फंक्शनल। देखो अब किसी भी जीव के शरीर में, राइट, शरीर में, बॉडी में जो भी आपका फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। क्या फंक्शन मतलब कार्य, लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, राइट, ये सब क्या है, हमारे बॉडी में होने वाले फंक्शन हैं। तो ये सभी फंक्शन कौन करता है, हम लोग करते हैं क्या, नहीं, कौन करता है, हमारे बॉडी के सेल्स करते हैं, राइट।
किसी भी जीव के शरीर में जो भी फंक्शन, जो भी कार्य होता है ना, वह कार्य आपका कौन करता है? सेल करता है। हम लोग तो बस उसका एक क्या है? बेस है, मतलब आधार है। करने वाला आपका कौन है? सेल है। इसीलिए सेल को क्या बोला गया? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, चाहे न्यूट्रिशन मतलब पोषण हो, चाहे पाचन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे परिवहन, राइट, सभी कार्य कौन करते हैं? हमारे बॉडी के सेल्स करते हैं, राइट। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ करते हैं। पसंद है? इसको डाउट है ना? चलो अब देखिए, इतना समझ गए परिभाषा में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो अब जो हमने कहा वो बात आपका सत्य है या फिर असत्य है, जिसको क्या करना है? आपको प्रूव करना है। क्या? प्रूव की परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ द सेल आर ट्रू। क्या वो करना है? प्रूव करना है। तो जो परिभाषा हमने बोला, डिफिनेशन बोला हमने सेल का, वो आपका सही है या गलत है? देखो तो होता क्या है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल। तो सेल के ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं? टिश्यू नाम देते हैं। बस में आ गया। टिश्यू के ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं? टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या बोलेंगे? टिश्यू सिस्टम कर बन गया। टिश्यू सिस्टम के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी, इज कॉल्ड बॉडी और बेबी। बस में हमने क्या बोला कि ग्रुप, देखो सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू से आपका क्या? टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा। और उससे आपका क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। इन ऑर्गन सिस्टम के मिलने से आपका क्या बनेगा? बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो जिससे हमारे आँख, कान, नाक की त्वचा है, हमारे क्या है? ऑर्गन है। अब सब जब ये सभी ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब आपकी क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। समझ आ गया? जब सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? बॉडी बनेगा। अब ध्यान समझो, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने किसको राइट किया है? सबसे पहले हमने सेल को लिखा है, और लास्ट में हमने क्या लिखा है? आपका बॉडी लिखा है। क्या लिखा है? बॉडी लिखा है। तो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट आपका यूनिट क्या हो गया? सेल हुआ कि नहीं हुआ? देखो सेल का, देखो सबसे पहले मैंने इसको लिखा है, तो मतलब कि बॉडी का स्मॉलेस्ट आपका यूनिट क्या होगा? सेल होता है। तो बॉडी का सबसे स्मॉल, मतलब शरीर के फॉर्मेशन में जो सबसे छोटा आपका इकाई आपका क्या होता है? सेल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि सेल इज द इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बात समझ में आ गया? अगर सेल नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, टिश्यू नहीं बनेगा। टिश्यू नहीं बनेगा तो टिश्यू सिस्टम नहीं बनेगा, तो ऑर्गन नहीं बनेगा। ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, तो आपका बॉडी नहीं बनेगा। आपकी बॉडी का फॉर्मेशन तभी होगा जब आप में क्या होगा? सेल्स होगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि सेल को इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। बात समझ में आ गया? अब आगे चलेंगे लोग। अब ये आपका क्या हो गया? डिफिनेशन ऑफ सेल से। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये भी आपसे कोई पूछे कि हम लोग जान गए कि सेल से बनता है टिश्यू, और इससे बनता है टिश्यू सिस्टम, इससे बनता है ऑर्गन, इससे बनता है ऑर्गन सिस्टम, इससे क्या बनता है? आपका बॉडी बनता है। सवाल ये उठता है कि आपके बॉडी में सेल आया कहाँ से? क्या जी? आपके बॉडी में सेल आया कहाँ से? राइट। जब ऐसा कोई सवाल पूछे आपसे तो सिंपल में आपको देंगे, जवाब देंगे क्या? देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा कण है वो आपका क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है जी? एटम। समझ में गया? अब एटम जब मिलेगा ना, तो एटम के मिलने से आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो परमाणुओं के मिलने से क्या बनेगा? अणु बनेगा। तो आपका एटम से मिलने क्या बन गया? मॉलिक्यूल बना। राइट। जब मॉलिक्यूल हो जाता है तो मॉलिक्यूल से आपको बनता है माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल में आपका आता है वाटर आ जाता है, मिनरल आ जाता है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आ जाते हैं। और जब माइक्रो मॉलिक्यूल से आपका क्या बनता है? माइक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? माइक्रो मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको नहीं बोलते हैं लघु अणु, इसको भी क्या बोलते हैं? दीर्घ अणु बोलते हैं। बात समझ आ गया? तो एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है।
मालिक्यूल की मीनिंग से क्या बनता है, माइक्रो मालिक्यूल। जैसे आपका हो गया ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है, मिनरल है, राइट। जब ये सब मिल जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, अब बन जाएगा आपका माइक्रो मालिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बनेगा। और जब ये सब बन जाएगा तो मतलब अब आपका क्या बन गया, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेल कैसे बनाना होगा समझ में आ गया। पहले क्या होगा, एटम, उससे क्या बनेगा मालिक्यूल, उससे क्या बनेगा माइक्रो मालिक्यूल, फिर उससे क्या बनेगा माइक्रो मालिक्यूल, तब अगर आपका क्या बनेगा सेल बनता है। तो पूरा आपका ये लाइन होता है जब तक हमने बताया गया। इसको डाउट है यहाँ पर, चलिए अब ये आपका क्या था, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेल। अब अगला हम लोग देखो हेडिंग क्या है। तो ये सब आपके बुक में नहीं दिया, राइट, लेकिन आप लोगों को सब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब टॉपिक आप लोगों को छूट जाएगा। मैं यदि सीधे आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन यदि मैं पढ़ाऊंगा तो अगर ये सब टॉपिक छूट जाएगा तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना भी होता है हम लोगों को, भले बुक में न दिया है ना, क्योंकि बुक ये बुक खरीदे थे, ये जगत से मिला था, है ना। आप देखो, आप लोग बुक यदि आप लोगों को खरीदने की इच्छा होगा ना, तो आप लोग बुक खरीदना, आप लोग किसका, यश चांद का ना, यश चांद पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा ना। ये तुम्हारे कॉलेज से बुक मिला है, सही है, हम लोग जिसे पढ़ते रहेंगे, जब किसी को करना होगा तो। और देखो एक मैं आप लोगों को बात बता दूँ, अब आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, अब आप लोग लाइफ का मतलब आप लोग अब उस स्टेज में आ गए हैं ना, जहाँ पर बस आपको क्या करना है, मेहनत ही मेहनत करना है। अब आप लोगों को इंतजार नहीं करना है ना, क्योंकि अब जैसे ही पास करेंगे आप लोग ग्रेजुएशन, तो अब आपको क्या होता है, अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, राइट। एंट्रेंस एग्जाम देंगे, बिना देखो एंट्रेंस एग्जाम का कुछ होने वाला नहीं है आज के ज़माने में, है ना। बिना एंट्रेंस एग्जाम का कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सब कुछ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो जी, एंट्रेंस एग्जाम जब आप लोग देंगे तो आपको लग रहा है पूरा टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ना, आपको क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं पढ़ाया गया, आपने क्या पढ़ा उसको, उससे कोई मतलब नहीं। उसके मतलब बस ये है कि किताब में चीज़ दिया है तो इससे पूछेंगे, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो उसको कोई मतलब नहीं है। चलो जी, अब हम लोग बात करेंगे आगे, अगला आपका है सेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेल में देखो हमने क्या क्या पढ़ा, तो सेल में हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, हमने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ सेल, बस में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आपका है क्या है, सेल थियरी। क्या है जी, सेल थियरी, राइट, क्या है सेल थियरी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं, कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत करते हैं। कोशिकावाद ऐसा कोई मतलब नहीं है, देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, अब हिंदी नहीं पढ़ना है ना, अंग्रेजी। हाँ, क्योंकि देखो दिमाग में यदि आप ये बैठ जाएगा एक बार ना, तो फिर आप लोग को दिमाग में तो यही आएगा, ये सब तो नहीं आएगा। दिमाग बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, अगर एक बार जिस चीज़ को करेक्ट कर लिया तो फिर वो आपके दिमाग से जाती होती नहीं है ना। देखो जी, तो सेल थियरी क्या होता है समझो, पर इसका देखो डिफरेंस समझो। देखो होता क्या है, कुछ देखिए इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, राइट, क्या संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, अपना अपना कैरेक्टर होता है। हम लोग मानो ह्यूमन है तो ह्यूमन का हम लोगों को क्या है, अपना अलग कैरेक्टर है। अगर प्लांट है तो प्लांट का अपना क्या है, अलग कैरेक्टर, राइट। तो सब ऑर्गेनिज्म का क्या है, अपना अपना अलग अलग कैरेक्टर है। अब देखो तो उसी प्रकार सेल की क्या कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर, सेल का, राइट। सेल की क्या कैरेक्टर है, इसको बताने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने क्या किया, अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने थिंकिंग मतलब अपने विचार को दिया, राइट। उसी विचार को, उसी थिंकिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल थियरी कहते हैं। अब देखो दिया किसने था, तो सेल थियरी को, मेरी सेल थियरी बात प्रपोज बाई किसने, तो स्लाइडेन एंड स्वान। क्या, स्लाइडेन, ये स्लाइडेन लिखा है ना, यहाँ पर आपका ये साइलेंट है ना, क्या स्लाइडेन, क्यों साइलेंट आपका ये वाला शब्द साइलेंट है, सी है। और आपका क्या होता है, स्वान, यहाँ भी आपका सी एच क्या है, साइलेंट है ना, ध्यान देना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्ड में कुछ शब्द आपके क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो क्या सेल थियरी वाज गिवन बाय, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन बाय, क्या
सेल थियरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। मतलब कि सेल थियरी को स्लाइडेन और स्वान ने दिया। गिवन मतलब होता है दिया ना, तो सेल थियरी को किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अब इसके बाद देखो स्लाइडेन ने कब दिया? तो स्लाइडेन ने इसको दिया था इन 1838। कब दिया? इन 1838। एंड स्वान ने कब दिया? तो स्वान ने दिया था इन 1839। मतलब कि स्लाइडेन ने सेल थियरी को दिया 1838 में, स्वान ने कब दिया? 1848 में। समझ गया? देखो इसके बाद बात द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिलोंग टू द सेम कंट्री। उसका नाम आपका क्या था जी? जर्मनी। क्या था जी? जर्मनी। बस मैंने क्या बोला? बात द साइंटिस्ट आर बिलोंग टू द सेम कंट्री। उसका नाम आपका क्या था जी? जर्मनी था। अपने अंदर ये दोनों ही जो आपके वैज्ञानिक थे, ये दोनों आपके जर्मनी देश से बिलोंग करने वाले थे। अब देखो इसमें से स्लाइडेन क्या, देखो स्लाइडेन वाज बॉटनिस्ट। ये आपके क्या थे जी? बॉटनिस्ट थे। जिनको पता है ना कि बॉटनी कहते हैं, तो बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। थोड़ा सा आप लोगों को मैं बायोलॉजी के बारे में एक बार बता दूंगा ना, बायोलॉजी है क्या, उसकी कितनी शाखाएं हैं और कौन कौन उसके फादर है ना, आप लोग को जानना बड़ा जरूरी है। हम लोग क्योंकि बीएससी में आ गए हैं तो हम लोगों को हर वर्ड जानना बहुत जरूरी है ना, बस बुक में क्या दिया हमको पढ़ना जरूरी नहीं है। स्लाइडेन वाज बॉटनिस्ट। स्लाइडेन आपके क्या थे? वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। मतलब ये बॉटनी के आपके जातक, राइट, बॉटनिस्ट थे। वेयर इज स्लाइडेन आर जूलॉजिस्ट। ये आपके क्या थे जी? जूलॉजिस्ट थे। मतलब कि ये जूलॉजी के माने जाता थे। बस हो गया क्या? स्लाइडेन वाज बॉटनिस्ट एंड स्वान वाज जूलॉजिस्ट। ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? अभी ये हमने थियरी को दिया किसने, तो हमने उसके बारे में पढ़ा, राइट। क्या मैं बोला? रिपीट करता हूँ क्या कि सेल थियरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन 1838 एंड इन 1839। उसमें इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? बाद द साइंटिस्ट आर बिलोंग टू द सेम कंट्री। क्या? जर्मनी। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लाइडेन वाज क्या? बॉटनिस्ट। Where is Swan was zoologist? क्या? Sliding was botanist and Swan was zoologist। मतलब जो स्लाइडेन थे वो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे और स्वान आपके क्या थे? जंतु विज्ञान शास्त्री थे। ये वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे और ये जंतु विज्ञान के। अब आगे हमने ये कहा था कि दिया किसने, तब आगे आते हैं। तो एक दिन में आपका क्लास चलेगा 1 घंटे का ना, आप लोगों का 1 घंटे में कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखो 1-2 महीना, तो 1 महीना तक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको समझना है। जब आप लोग वर्ड को समझ जाएंगे ना, अंग्रेजी वर्ड को समझ जाएंगे, तो आपका कैचिंग पावर क्या अपने आप ही बहुत अधिक हो जाएगा, राइट। तो हम लोग को पहले भी वर्ड को समझना है शुरू में। देखो जी, अब अगला हम लोग का ऐसे क्या है? कैरेक्टर। क्या? कैरेक्टर वाक, मतलब यहाँ पर लिखते हैं वाक, फीचर, राइट, ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी समझना ध्यान से। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि कैरेक्टर वाक, फीचर ऑफ सेल थियरी। मतलब कि कोशिकावाद का क्या लक्षण है और क्या विशेषताएं हैं। क्या कोशिकावाद की क्या विशेषताएं हैं या फिर क्या लक्षण है, हमको वो पढ़ना है। देखो जी, तो कोशिकावाद का जो आपका पहला कैरेक्टर है, राइट। देखो पहले पॉइंट में, पहले देखो दिया किसने था, मैं आप लिख देता हूँ। इसको दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था ना। आपको ध्यान देना, इस वर्ड को आपको नहीं बोलना चाहिए, मैं ये बार बार बोलूँगा ना। देखो तो पहले पॉइंट में स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा? तो पहले पॉइंट में स्लाइडेन और स्वान ने बोला कि सेल इज द, इसका डेफिनेशन बोला क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, बस समझ गया। तो पहले पॉइंट में क्या बोला
पहले पॉइंट में कोशिका आबादी सेल थियरी के अनुसार स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चर, मतलब कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये बात तो लोग पहले से जानते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा। पॉइंट नंबर 2 में जब सेल थियरी के अनुसार स्लाइडेन और स्वान ने पॉइंट नंबर 2 में कहा कि आम ऑर्गेनिज्म, क्या आम ऑर्गेनिज्म कि सभी जीव, क्या सभी जीव, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मतलब बने होते हैं, किसका बने होते हैं, मेड ऑफ सेल। क्या पॉइंट नंबर 2 में स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी के अनुसार कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, मतलब कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव किसके बने होंगे, कोशिका के बने होते हैं। तो इसके बेसिस पर क्या होता है, सेल ऑफ 2 टाइप। कौन कौन, एक आपका होता है यूनिसेलुलर सेल, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक आपका क्या होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब हमने क्या बोला, हमने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब सभी जीव किसके बने हैं जी, सेल के बने हैं। तो अब उसी के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म में आपके क्या हो गए 2 टाइप। कौन कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो किसको कहते हैं यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर वे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपके क्या होंगे मेड अप ऑफ सिंगल सेल, क्या होंगे सिंगल सेल के बने होंगे, राइट। क्या दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, सच ए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, मतलब आ गया। अब अगला आपका क्या मल्टीसेलुलर, किसको बोलेंगे, विच मेड ऑफ क्या मेनी सेल, क्या मेनी सेल, मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जो अनेकों कोशिका के बने होते हैं, राइट। अनेकों कोशिका के बने होंगे तो उसको हम क्या देंगे मल्टी सेलुलर, जैसे प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन, समझ। अब देखो पॉइंट नंबर 3 में, देखो पॉइंट नंबर 3 में स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा ना। तो पॉइंट नंबर 3 में स्लाइडेन और स्वान ने बोला कि सेल डिवीजन, क्या सेल डिवीजन क्या अकर मतलब होता है ना होना, ना। सेल डिवीजन अकर इन सेल, क्या बोला पार्ट नंबर 3 में उन्होंने कि सेल डिवीजन अकर इन द सेल, मतलब कि कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सेल होगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेल डिवीजन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि सेल डिवीजन अकर इन सेल, मतलब कि कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। तो सही ध्यान से, जैसे अब ये अगर आपका एक के सेल है, राइट। अब ये आपका क्या है सेल, राइट। ये सेल ऐसे आपका क्या हो गया डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद मतलब कि आपका क्या बना दिया 2 सेल बना दिया ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सेल डिवीजन करते हैं, समझ आ गया। तो देखो सेल आपका क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेल में क्या हो रहा है, सेल में सेल डिवीजन हो रहा है। अब देखो जब सेल में हो रहा है सेल डिवीजन तो नंबर उसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा। 1 से 2 बना, 2 से कितना बनेगा 4, 4 से 8, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि सेल डिवीजन अकर इन सेल ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या ड्यू टू विच क्या नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल नहीं मैं साथ में लिखा हूँ, नंबर ऑफ सेल आपका क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीज मतलब बढ़ता है। बात में नहीं आएगा क्या सेल डिवीजन अकर इन द सेल, मतलब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। ड्यू टू मतलब जिसके कारण, क्या ड्यू मतलब ड्यू टू मतलब जिसके कारण, क्या नंबर ऑफ सेल आपका क्या होता है इंक्रीज होता है, मतलब कोशिका का संख्या बढ़ता है। तो सिंपल सी बात समझे ध्यान से। देखो हम लोग जब पैदा हुए, जब हम लोगों का जन्म हुआ था तो जो हम लोगों का बॉडी का इतना बड़ा रहा हो, राइट। अब हम लोग बॉडी इतना बड़ा था, हमारा बॉडी बना किसका था सेल का बना था। तो उस सेल में क्या हुआ, उस सेल में सेल डिवीजन हुआ,
जब सेल डिवीजन हुआ तो नंबर ऑफ सेल बढ़ा, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो हम लोगों का बॉडी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ग्रोथ तभी होगा जब उस ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो क्या करे, डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ सेल आपके क्या हो, इंक्रीज हो। जब हमारी बॉडी में कोशिकाओं का संख्या बढ़ेगा तभी हमारी बॉडी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। अन्यथा कभी ग्रोथ नहीं होगा। इतना बड़ा हम लोग इतना बढ़ेंगे, फिर बढ़ेगा तभी तो लोग बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो अगर आप ये पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला गया, पॉइंट नंबर 4 में बोला गया कि सेल क्या, सेल इज सराउंडेड, क्या सेल इज सराउंडेड बाई किससे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से बोला हमने, क्या बोला हमने कहा कि सेल इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो कोशिका होता है, कोशिका कला के द्वारा आपका क्या होगा, घिरा होता है। कोशिका क्या होता है, कोशिका कला के द्वारा घिरा होता है। समझ दो, जैसे अब ये एक सेल हो गया ना, ये सेल है, इसको मैं नाम दे दिया क्या आपका, सेल का। अब ये जो सेल होगा ना, सेल सराउंड होता है किससे, बाई ए मेम्ब्रेन। यहाँ सेल आर सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो तो सेल किससे सराउंड आपका है, सेल मेम्ब्रेन से सराउंड है। बात समझ में आया नहीं आ गया, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, असल में फिर बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। तो सेल आपका क्या होगा, सेल ईच सेल क्या, अभी यहाँ पे देखने फिगर में क्या कि ईच सेल आर सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। देखो डाउट यहाँ तक। अब देखो पॉइंट नंबर 5, वो पॉइंट नंबर 5 में हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक संगठन। क्या केमिकल मतलब, रासायनिक, कंपोजिशन मतलब संगठन ना। केमिकल कंपोजिशन एंड क्या, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब इसको हिंदी में लोग कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। समझ आ गया। इन ऑल सेल, इन ऑल सेल आर सेम, सेम मतलब सिमिलर या फिर आइडेंटिकल ना, सेम मतलब समान ना, सिमिलर। हमने क्या देखिए दो शब्द याद किया कि केमिकल कंपोजिशन बोला है और क्या बोला है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला है। सभी सेल में आर सेल में आपका क्या होगा, राइट। मतलब कोशिका, राइट, कोशिका का रासायनिक संगठन, कोशिका का रासायनिक संगठन और उपापचयी क्रियाएं, राइट, सभी कोशिकाओं में क्या होता है, समान होता है। समझे क्या, रासायनिक संगठन और उपापचयी क्रियाएं सभी, मतलब सभी कोशिका में आपका क्या होता है, समान होता है। केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ऑल द सेल, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन और उत्पादन क्रिया क्या होता है, आपका सेम होता है। बात समझ नहीं समझे, ध्यान समझिए पॉइंट, बस आगे को समझ आएगा पॉइंट। हमने क्या बोलना चाहते, देखो हमने बोला कि सभी कोशिका का बोला ना, तो अब वो चाहे कोशिका आपका बैक्टीरिया हो, चाहे आपका क्या हो, बैक्टीरिया भी सेल है, चाहे आपका क्या हो, प्लांट हो, चाहे आपका क्या हो, ये सभी के सभी सेल, राइट। तो ये सभी सेल है और कुछ नहीं बचा ना, बस हमने नाम लिया प्लांट का तो सभी आ गया, नंबर दिया तो सभी आ गए ना। अब देखो ये सभी के सभी सेल हैं। हमने बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन आपका क्या होगा, सेल। वो केमिकल कंपोजिशन का शाब्दिक प्रयोग किसको कहते हैं, केमिकल कंपोजिशन। देखो जब कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल कंपोजिशन। जैसे हम दवा लेते हैं ना, तो आप जो भी दवा लेंगे वहाँ पर लिखा रहेगा कि साइनोनाइट्रेट, क्लोरोबेंजीन, इतना इतना इतना, तो मतलब कि वो जो दवा है इतने इतने पदार्थों से मिलकर बना हुआ है।
और तो आपको ये नहीं कि तो आप देता कि इतना परसेंटेज ना उसका नाम देता है। तो कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। जैसा अब आपका ये घर है तो घर में आपका क्या ईंट है, सीमेंट है, बालू है, तो घर का केमिकल कंपोजिशन आपका क्या हो गया, ईंट सीमेंट और बालू हो जाएगा, तो इसमें मिलकर बना आपका घर। अब यही मैंने आप लिखा है कि केमिकल कंपोजिशन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑल सेल आर सेम। जैसे आपका बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, देखो समझो, यदि यदि बैक्टीरिया का सेल, किसका सेल, बैक्टीरिया का सेल, यदि बैक्टीरिया का सेल बना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से, राइट, तो प्लांट और एनिमल सभी का किसका बना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से ही बना होगा और किसी तरह से मिलकर नहीं बना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बैक्टीरिया का सेल बना होगा कार्बोहाइड्रेट का तो इसका बना होगा प्रोटीन का तो इसका बना होगा लिपिड का, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता तो मतलब कि सेल का कंपोजिशन आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन हमने क्या बोला है कि सेम होना चाहिए, समझ जाएगा। तो यदि बैक्टीरिया का सेल बना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से तो प्लांट और एनिमल सभी का किसका बना होगा, उसी पदार्थ से मिलकर बना होगा। इसके बाद अगला तो मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, तो किसी भी जीव को क्या, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जिस क्रिया की आवश्यकता होती है ना उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रियाएं। जीव को जीवित रहने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता करती है उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं, प्रोसेस बोलते हैं। देखो अभी जब हम लोग हैं तो हम लोगों ने क्या, हम लोगों को जीवित रहने के लिए श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, पोषण इत्यादि क्रिया कर सकता है, राइट। तो उसी क्रिया को हम क्या नाम देंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। प्लांट में क्या आवश्यकता होता है, तो प्लांट में आपका फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, ये सब किस में होता है, प्लांट में होता है। तो ये सब प्लांट में होने वाला क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। बात समझ में? अब देखना, जैसे अब मैं एक एनिमल से लूँ, यदि मेरे बॉडी में रेस्पायरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन होगा तो कोई भी मानव होगा सभी की बॉडी में क्या होगा, यही प्रोसेस होगा, किसी में और अलग कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक आपका सभी सेल में क्या आपका समान है। हम लोग देख भी रहे हैं ऐसा सभी जो प्राणी में, बस नहीं आ गया। अब आगे देखो अगला पॉइंट नंबर 6। देखो पॉइंट नंबर 6 में क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि आल सेल, क्या, आल सेल मतलब सभी कोशिका है, आल सेल कंटेन, कंटेन मतलब बना होते ना, क्या होता है, बने होते ना। आल सेल कंटेन देयर मतलब ना, देयर ओन मतलब स्वयं है, देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, क्या, न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, तो डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बात समझेंगे, हमने क्या बोला है कि आल सेल कंटेन देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए और आरएनए सभी कोशिका में क्या होता है, स्वयं का, मतलब स्वयं का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या, सभी कोशिकाओं में क्या होता है, स्वयं का न्यूक्लिक एसिड। देखो अब यहाँ पर बैक्टीरिया है तो मतलब कि बैक्टीरिया में भी डीएनए आरएनए होगा, प्लांट है तो प्लांट में भी आपका क्या होगा, डीएनए आरएनए होगा, एनिमल है तो एनिमल में आपका क्या होगा, डीएनए आरएनए। सभी के बॉडी में क्या है, सभी कोशिका में, ये सभी कोशिकाएं हैं देखो, तो सभी कोशिका में स्वयं का क्या आपका डीएनए और आरएनए क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ आ गया है। तो उसी को हमने क्या बोला कि आल सेल कंटेनर की सभी कोशिका बने होते किसके, देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, अपना स्वयं के न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के। बात समझ गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ तक 6वां पॉइंट, राइट, कितने पॉइंट तक, 6ठे पॉइंट तक जो बात मैंने आप लोगों को बताया, ये बात किसने कहा था, स्लाइडेन और स्वान ने कहा था, इतना तक। लेकिन 7वां जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ अपने, तो 7वें पॉइंट को स्लाइडेन और स्वान ने नहीं कहा था, 7वें पॉइंट को कहा था
डी विर्चो ने क्या, किसने किया था, डी विर्चो, डी मतलब था रुडॉल्फ, तो कितना क्या होता है, सॉरी आर विर्चो का क्या होता है, आर विर्चो, आर मतलब होता है रुडॉल्फ विर्चो, क्या, रुडॉल्फ विर्चो, क्या, रुडॉल्फ, रुडॉल्फ विर्चो। सातवें पॉइंट को किसने कहा, रुडॉल्फ विर्चो ने कहा। इनको हिंदी में लिखा जाता है विर्चो, हिंदी में क्या बोलते हैं, विर्चो कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विर्चो कहते हैं। समझ में आ गया। तो सातवें पॉइंट को किसने कहा, रुडॉल्फ विर्चो ने कहा, ये डी है ना, रुडॉल्फ विर्चो ने कहा। देखो क्या कहा रुडॉल्फ विर्चो ने, तो रुडॉल्फ विर्चो ने कहा कि न्यू सेल, क्या, न्यू सेल, न्यू सेल, न्यू सेल आर एराइजेज, एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल। बात समझ आ गया, हमने क्या बताया, देखो रुडॉल्फ विर्चो ने क्या कहा कि न्यू से मतलब होता है नया कोशिका, क्या यहाँ पे में लिखा है, ए राजी मतलब होता है ना उत्पत्ति या निर्माण, क्या, उत्पत्ति या निर्माण होता है। फिर क्या, फ्रॉम मतलब से, इससे प्री मतलब पहले, यहाँ क्या दिया है, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से उपस्थित कोशिका, क्या, प्री एग्जिस्टिंग से मतलब क्या होता है, पहले से उपस्थित कोशिका, क्या, पहले से उपस्थित कोशिका से ही क्या होता है, जीव के शरीर में नए सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या हमने बोला कि न्यू सेल आर एराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। जबकि आपके शरीर में पहले से जो कोशिका उपस्थित है उसी कोशिका से क्या होगा, नई कोशिका का निर्माण होगा। आपके बारे में अलग से नई कोशिका नहीं बनता है। पुरानी कोशिकाएं क्या करती हैं, नई कोशिका का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया कि न्यू सेल आर एराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ना समझ आया नहीं आ गया। अब देखो, अब हमने बोला कि न्यू सेल आर एराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, समझ आ गया। इस बात को जो है यहाँ बात लिखा है, इस बात को रुडॉल्फ विर्चो ने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, या तो ग्रीक का कौन सा का भाषा, इनका भाषा ग्रीक भाषा था ना, अपनी लैंग्वेज में, लैंग्वेज में भाषा ना, अपनी लैंग्वेज में क्या बोला, अपने लैंग्वेज में कहा आमनिस, क्या बोला, आमनिस सेलुला ई सेलुला, बात समझ आती है। देखो क्या बोला इन्होंने, देखो रुडॉल्फ विर्चो ने इसी शब्द को क्या अपने लैंग्वेज में क्या बोला, आमनिस सेलुला ई सेलुला, क्या, आमनिस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स क्या, विच मीन्स न्यू सेल आर एराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब आमनिस सेलुला ई सेलुला का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है क्या, कि न्यू सेल आर एराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बात में आ गया। अब देखो, अब नया, लेकिन नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल लिंकेज। क्या बोलते हैं, सेल लिंकेज थियोरी कहते हैं ना, क्या फिर बोलते हैं सेल लिनिएजेज थियोरी कहते हैं। इस बारे में आप लोग कब पढ़ाया जाएगा ना। इतना आप लोगों को यहाँ पर क्या था पढ़ना था। एक पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पे, किसी किसी बुक में ये जो 7वां पॉइंट मैंने आपको बताया ना, इसको किसी किसी बुक में नाम नहीं देता, क्या नाम देता है कि मॉडर्न सेल थियरी भी देता है। क्या लिखता है, मॉडर्न सेल थियरी भी देता है। किसको, 7वें पॉइंट को ही क्या देता है, किसी किसी बुक में मॉडर्न सेल थियरी भी देता है ना। यहाँ तक आपको क्या था, हिस्टोरिकल था, किसके अनुसार था, स्लाइडेन और स्वान के अनुसार था। लेकिन जो 7वां पॉइंट था जिसको क्या रुडॉल्फ विर्चो ने दिया था, रुडॉल्फ विर्चो के द्वारा सेल के दिए गए थियरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थियरी करते हैं। क्या, रुडॉल्फ विर्चो के द्वारा ये जो बात कहा गया है ना, यही आपका सेल थियरी है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको कहा जाता है क्या, मॉडर्न सेट थ्योरी कहा जाता है। तो मॉडर्न सेट थ्योरी वाज गिवन बाय द रुडॉल्फ विर्चू, क्या अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार क्या, न्यू सेल आर एराइज्ड फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि नई कोशिका की उत्पत्ति क्या होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसके बाद कि दिस वर्ड वाज कॉल्ड बाय रुडॉल्फ विर्चू इन देयर लैंग्वेज, क्या कहा गया था, उन्हें क्या कहा था, ऑमनीसिल्ला ई सिल्ला। इसी वर्ड को रुडॉल्फ विर्चू ने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में ऑमनीसिल्ला ई सिल्ला कहा था। बात में नहीं है। ये आपका क्या गया जी, सेल थ्योरी खत्म हो गया ना। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है क्या, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है क्या, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्या, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब कि कोशिकावाद के अपवाद करना है। ये तो हम लोग पढ़े थे। अब ये देखो समझ में पॉइंट, कितना पॉइंट यहाँ पर, 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट जिस ऑर्गेनिज्म में होगा, राइट, वही ऑर्गेनिज्म आपका क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। क्या, ये 7 पॉइंट जो जीव आपका क्या करेगा, पालन करेगा, फॉलो करेगा, वही जीव आपका क्या होगा, सेल के अंतर्गत आएगा। यदि कोई ऐसा जीव है जो इस पॉइंट को फॉलो नहीं करेगा तो वह सेल नहीं कहलाएगा। उस अगर अब ऐसा कोई जीव है जो इसको फॉलो नहीं करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अब आपका कहा जाएगा एक्सेप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका मतलब अपवाद। जो फॉलो नहीं किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग 5 लोग हो, तो 5 लोगों का मत है कि आप लोगों को कुछ खाने का मन है, 5 लोग हो, और इसमें 4 लोग कर रहे हैं कि लेकर आओ समोसा, और एक लोग बोले नहीं लेकर आओ, आप लोग बता, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये अपवाद है कि भरे कर, ये नहीं बोलोगे। मतलब कि 4 लोगों आप लोग का बात एक था, लेकिन एक ने आपकी बात को नहीं माना, जो नहीं माना वो आपका क्या कराएगा, एक्सेप्शन कराएगा। और मेन करीब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इसमें हम ये पढ़ेंगे ऐसा कौन सा जीव है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है और क्यों नहीं करता, हम उसको डिस्कस करेंगे ना। कि आपका क्लास ओवर हो गया, कुछ पूछना है आप लोगों को इसमें दिखाया गया है।